भूतिया नेता का इलेक्शन। इस बार मैं भी चुनाव में लड़ूंगा और मेरा चुनाव चिन्ह टोपी होगा। माँ मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं इन लोगों के लिए चुनाव जीतकर इन सब की सेवा कर सकूं। यहाँ की जो दयनीय स्थिति है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। रोड इतने खराब है कि किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पानी नहीं है जिससे लोग पानी पीने के लिए हताश हो रहे हैं। अजी, आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अच्छा माँ, मैं स्पीच के लिए जा रहा हूँ। खुश रह बेटा, बहुत ऊंचा नाम करो। ऐसा कहकर सौरभ जब स्टेज पर जाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वोट मांगते हुए फायदे बताता है। तो भाई और बहनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे वोट देने आए ताकि मैं आपके रहने की जगह को और अच्छी बनाकर आपको सुख सुविधाएं दे सकूं। तो कहिए, जीतेगा भाई जीतेगा, सौरभ झा जीतेगा। करता नहीं मैं किसी की कॉपी, आप बटन दबाइए टोपी। ये प्रचार देखकर विपरीत दल कांग्रेस पार्टी के तुच्छ चमचे वहां जाकर उसके बैनर तोड़ देते हैं और उसे पब्लिक के सामने बहुत मारते हैं। इतना कि उसके सिर मुंह से खून निकलता है, पैरों से चलने लायक नहीं छोड़ते हैं और धमकाते हुए कहते हैं, अगर तूने नीरज भाई के खिलाफ चुनाव में इलेक्शन लड़ा तो अभी जो तेरे साथ हुआ है कल तेरे घर वालों के साथ होगा, समझा? और तुम सब लोग चले जाओ अपने घर वापस। और हाँ, वोट हमारे भाई को देना है, वरना जानते ही हो कि होगा क्या। सौरभ की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां वो आईसीयू में भर्ती होता है। उसकी ये हालत देखकर घर वाले हॉस्पिटल पहुंच तो जाते हैं। तभी उसकी रोती हुई माँ को देखकर उसका बड़ा भाई पूरन, जो कि 3 साल पहले मर चुका था, वो अपने भाई की हालत देखकर कहता है, माँ, इन राजनीतिक दल की पार्टी ने मेरे भाई के साथ ये सब करके ठीक नहीं किया। मेरा भाई कितनी मेहनत कर रहा था। वो इलेक्शन में खड़ा होगा, लोगों की मदद करेगा, और उन्होंने इसे चलने फिरने लायक नहीं छोड़ा। बेटा पूरन, तू वापस कैसे लौट सकता है? तू तो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। माँ, अपने भाई की यह हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने भाई का सपना पूरा करूंगा। चुनाव तो हम लड़ेंगे और इस बार मैं लड़ूंगा। पर भाई साहब, आप कैसे लड़ सकते हैं? आपकी तो मृत्यु हो चुकी है। क्या आप लोगों ने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है? नहीं बेटा, तेरा इतना गम था कि हमने वो बनवाया ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मेरा पहचान पत्र अभी भी है। मैं इस तरह से जिंदा हूं और लड़ूंगा अब चुनाव। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें एक बार चुनाव आयोग के पास जाना होगा। पता नहीं वो एक भूत को, मेरा मतलब आपको, चुनाव में आने देगी या नहीं। कैसे नहीं आने देगा? जब इन धूर्त पाखंडी राक्षस जैसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो एक सीधा साधा भूत क्यों नहीं? सोनिया, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ भाई साहब, उनके लिए मैं ये जरूर करूंगी। तभी वहां से गुजरता हुआ डॉक्टर कहता है, अरे मिसेस सोनिया, आप किससे बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही हूँ, वो भूत हैं। क्या भूत? हॉस्पिटल में भूत? भागो भागो भागो! लगता है बेटा हम ही तुझे देख पा रहे हैं, कोई और तुझे नहीं देख सकता। हाँ माँ। इतना कहकर सोनिया उसके साथ चुनाव आयोग के पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती है और कहती है, देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मेरे पति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। उनके साथ विपरीत दल ने उन्हें मारने की कोशिश की है। इसीलिए मेरे जेठ जी, जो कि भूत है, वो इस चुनाव में लड़ना चाहते हैं। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है? देखिए, आप संविधान खोलकर देख लीजिए, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक भूत लड़ नहीं सकता। पर जब उनका डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है और पहचान पत्र मान्य है, तो क्यों नहीं लड़ सकते? आप एक मौका तो दीजिए। जब रावण जैसे भ्रष्ट नेता चुनाव जीत सकते हैं, तो एक भूत क्यों नहीं? अच्छा, तो क्या वो यहाँ आए हैं?
हाँ, सामने इसी चेयर पर बैठे हैं, पर आपको दिखाई नहीं देंगे, सुनाई जरूर देंगे। नमस्कार सर, मैं हूँ वो भूत जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। भूत? ये लीजिए, इस पत्र को भरकर साइन कर दीजिए। उसकी बात सुनकर वो नामांकन पत्र पर अपना सिग्नेचर कर देता है और ये देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इससे भूत को चुनाव लड़ने का अप्रूवल मिल जाता है और तेजी से ये बात मीडिया में फैल जाती है और इस बात का पता विपरीत दल की पार्टी बीजेपी का नेता सूरज राठौर और कांग्रेस पार्टी से नीरज कुमार ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी सूरज कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या मजाक कर रहे हैं। भला भूत कैसे इलेक्शन लड़ेगा भाई? हैं? जनता तो उस भूत से डर न जाएगी, कोई नहीं देने वाला उसे वोट। सूरज भाई, आप इस भूत को हल्के में मत लीजिए, कहीं सच में उसने अपना जादू मंत्र करके लोगों से वोट ले लिया तो फिर सोचते हैं तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे। वहीं दूसरी ओर नीरज कहता है, अच्छा, एक भाई के हाथ पैर तोड़ दिए इसलिए भूतिया भाई आया है, लेकिन उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे यार? ये तो टेंशन हो रहा है पापा। नीरज भाई, मुझे उस भूत से बहुत डर लग रहा है। इलेक्शन में बस 4 दिन ही बचे हैं, क्या होगा? एड़ी से चोटी का बल लगा दो, भूत को तो मैं जीतने नहीं दूंगा, चाहे जैसे भी हो मुझे वोट चाहिए। मुझे जीतना है, लोगों को शराब पिलाओ, पैसे दो, ना माने तो डराओ धमकाओ, लेकिन वोट मुझे दिलवाओ। ठीक है भाई। अगले दिन सभी पार्टियां अपने वोट मांगने के लिए रैलियां निकालती हैं। वहीं दूसरी ओर एक स्टेज पर भूत सभी को भाषण देते हुए कहता है, देखिए, मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके प्यार और भरोसे से वोट जीतकर आपके काम आऊंगा, आपकी समाज सेवा करूंगा। यहाँ के एक सीवर, सड़क, स्कूल, डिस्पेंसरी, हर एक स्थान को अच्छा बनवा दूंगा। लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप जानते हैं कैसे विपरीत दल के कांग्रेस पार्टी के नीरज कुमार ने मेरे भाई पर हमला करवाया, जिस वजह से वो आईसीयू में है और उसकी हालत देखकर मुझे आना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि नीरज कुमार जैसे राक्षस रावण को आप वोट दें, जो आपसे झूठे वादे करके आपके पैसों को खा जाता है और कोई निर्माण कार्य नहीं करवाता? यदि एक मौका मुझे मिलेगा तो मैं भली भांति आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। टोपी के बटन को दबाएं और मुझे जिताएं। सिर्फ चुनाव में एक ही दिन बाकी है, मेरे जीतने के साथ मेरे भाई को इंसाफ भी मिल जाएगा। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, हमारा भूत भाई जीतेगा। लोभी को हराएंगे, टोपी को जिताएंगे। हाँ हाँ भूत भाई, हम आपके साथ हैं। आपके भाई को जरूर इंसाफ मिलेगा। आप ही हमारे नेता बनेंगे, ना कि वो भ्रष्ट नेता। तभी वहां कांग्रेस पार्टी का नीरज कुमार आकर कहता है, अरे आप भी किस भूत की बात सुन रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है? वो क्या हमारा काम करेगा? इसको वोट देने की क्या जरूरत है? ये तो भूत है, इस पर शक्तियां होंगी, ये तो ऐसे ही जीत जाएगा। विपरीत दल के भ्रष्ट नेता नीरज जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपनी शक्तियों के साथ यहाँ नहीं आया हूँ। जब मैंने नामांकन पत्र भरा तो भूतिया लोग के महाराजा ने हमसे हमारी शक्तियां छीन ली ताकि ईमानदारी पूर्वक हम लोगों के वोट से जीतें। तुम्हारी 2% की बात पर हमें भरोसा नहीं है। पर हमें है। पिछले 5 सालों से तुमने कोई सुधार नहीं किया। जब हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं तो एक बार भूत पर भी विश्वास कर लेते हैं। हाँ तो बोलो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा भूत भाई जीतेगा। लोभी को हराएंगे, टोपी को जिताएंगे। तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा और भूत तुझे भी। ये कहकर वो चला जाता है और अपने चेले जॉनी को भेजकर आधी रात में लोगों को डराता है वोटिंग के लिए और भूत के घर वालों पर कांच की बोतलों से हमला करवाता है। तभी भूतिया लोक से उसका महाराजा उन हमलों से उन्हें बचा लेता है। महाराज आप, शुक्रिया मेरे परिवार को बचाने के लिए। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है।
हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ही जीतोगे, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक नया इतिहास लिख रहे हो। जी महाराज। तभी वो भूतिया लोग चले जाते हैं। अगले दिन मतदान था। सभी लोग मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे। वहीं नीरज के आदमी भी थे जो चाकू के दम पर लोगों को धमका रहे थे। ये उसके बाद भी सभी लोग जाकर वोट कर देते हैं। वहीं कुछ ही दिनों में चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, जिसमें भूत भारी मतों से जीतकर नेता बन जाता है और इलेक्शन में जीत जाता है। गली गली में सभी लोग ढोल नगाड़े बजाकर भूत के ऊपर फूल रखने की कोशिश करते हैं। तभी एक औरत आकर कहती है, अरे अब तो हमारी कॉलोनी के हाल सुधर जाएंगे ना भूत भैया। सोनिया जी, जरा अपने जेठ जी को हमारी ओर से ये माला दे दीजिए। हमें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। लाइए मैं दे देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें भारी मतों से जिताने के लिए। चुड़ैल की लव स्टोरी एंड ब्रेकअप स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका प्यार पर से विश्वास उठ चुका था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जिंदगी में वो दो मोड़ आए। एक, जब उसे प्यार हुआ। दूसरा, जब उसके सबसे अजीज इंसान से उसकी तकरार हो गई। ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तेज बारिश में मंजू बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। तभी एक कार उसके मुंह पर कीचड़ उछाल देती है। तभी वह गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, अरे पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता? कार में बैठोगे तो कुछ भी करोगे क्या? मंजू के इतना कहते ही वह कार पीछे की ओर आती है। तभी कार से लक्ष्य बाहर निकलता है तो उसे मंजू का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता और कहता है, सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था वहाँ पर गड्ढा है। तुम्हारे सॉरी से क्या मेरे कपड़े और शक्ल साफ हो जाएगी? आप मेरे साथ मॉल चलिए और दूसरी ड्रेस ले लेना। लक्ष्य इतना कहता है कि बारिश और तेज हो जाती है, जिससे मंजू का चेहरा साफ हो जाता है। तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और मंजू कहती है, अच्छा ठीक है चलिए। तभी मंजू लक्ष्य की कार में बैठकर उसके साथ मॉल जाती है, जहां वह अपने ड्रेस चेंज करके खुद को ठीक कर लेती है। मंजू को इस ड्रेस में देखकर लक्ष्य का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मंजू और जोर से चीख मारती है, सॉरी, ज्यादा भीगने की वजह से मुझे जुकाम हो गया है। शायद नहीं, सच में ही आपको जुकाम हो गया है। आइए दोनों कॉफी पीते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एज अ फ्रेंड आप साथ में कॉफी पी लीजिए, आपके जुकाम के लिए भी अच्छा है, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है चलिए। इस तरह दोनों सीसीडी जाकर गरम गरम कॉफी पीते हैं। इसी बीच दोनों की बात चलती है। कॉफी के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे मेरा नाम लक्ष्य है, और आपका? जी मेरा नाम मंजू है। वैसे आप कहाँ रहते हैं? यहीं पास में आर्य समाज कॉलोनी में। ओह रियली? यहीं तो मैं भी रहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? सच में? हम पहले तो कभी नहीं मिले इतने टाइम से। हाँ ये बारिश का मौसम ही है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया। हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं, जिस दौरान दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो जाता है। लेकिन दोनों में से किसी ने इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन मंजू खुद से बात कहती है, बस अब मैं और उसके बिना नहीं रह सकती। आज मैं उसे इजहार कर ही दूंगी। मंजू उसे कॉल करके एक नदी किनारे बुलाती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एक साथ कहते हैं, मंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लक्ष्य। आई लव यू टू। क्या तुम भी? तो बुद्धू पहले क्यों नहीं बताया? पगलू, तुमने भी तो नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद हम दोनों खुश रहेंगे। हाँ तो चलो सेलिब्रेशन करने चले। इस तरह दोनों पिज्जा हाउस जाकर पार्टी करते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन फिर काम की वजह से लक्ष्य मंजू को टाइम नहीं दे पा रहा था। मंजू से ज्यादा उसके लिए काम इम्पोर्टेंट हो गया था। ऐसे ही एक दिन मंजू से कॉल पर कहती है, लक्ष्य, हमें 2-3 महीने हो चुके हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आखिर कब आओगे तुम? पास रहकर भी अब तुम ना मुझसे मिलते हो ना बातें करते हो, बस दूर होते जा रहे हो। आई नीड योर टाइम। मंजू, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारी इन बातों से मुझे अकेलापन महसूस होता है। लगता ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई है। अरे टिपिकल लड़कियों की तरह बातें करना बंद करो। अब 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूं और बाबू शोना करता रहूं, यही रह गया है क्या मेरी जिंदगी में?
व्हाट? ठीक है फाइन, तो आज से तुम्हारा ये बाबू शोना खत्म। ब्रेकअप। तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। ओके फाइन, ब्रेकअप। जब तुम मुझे समझ नहीं सकती तो मैं भी क्यों समझूं? इस तरह दोनों गुस्से से कॉल काट कर रख देते हैं। उसके बाद कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता, न बात करने की कोशिश। धीरे धीरे मंजू डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत रोने लगती है। नींद ना आने की वजह से वह रोज नींद की गोलियां खाती है और एक रात को कहती है, लक्ष्य क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? चाहा इतना टूट कर तुम्हें, यूं वक्त ना लगा तुम्हें मुझे बिखेरने में। अब कभी समेट ना पाओगे तुम, क्योंकि कभी मिलूंगी ही नहीं मैं तुम्हें। जा रही हूँ बहुत दूर, मेरा प्यार अधूरा रह गया। ये बोलकर मंजू मुट्ठी भर नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे देती है। मरने के बाद मंजू चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य अपने काम में बिजी रहता है। मंजू की आत्मा उसे परेशान करती है। कभी उससे वह सीढ़ियों से गिरा देती है तो कभी ऑफिस के लिए लेट करवा देती है, जिसके लिए लक्ष्य को बॉस से बहुत डांट पड़ती है। ये देखकर मंजू हंसती है। इसी जॉब के लिए तुमने मुझे छोड़ा था ना लक्ष्य, अब देखो यही जॉब तुम्हें कितनी तकलीफ देगा। मंजू ऐसा कहकर उसके काम की हुई फाइलों को गायब कर देती है। कभी सारे पेपर गीले कर देती है। ज्यादा गलती करने पर एक दिन लक्ष्य को जॉब से निकाल दिया जाता है और दुखी होकर कहता है, आज मुझे मंजू की बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो मुझे संभालती। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये बोलकर लक्ष्य मंजू के घर जाता है तो वहाँ ताला लगा होता है। उसे ढूंढने पर आस पड़ोस से पता चलता है कि मंजू मर चुकी है। ये सुनकर लक्ष्य पागल हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मंजू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। लक्ष्य उसी नदी के पास जाकर अपने वॉलेट से उसकी फोटो निकालकर उसे याद करता है। तभी चुड़ैल मंजू उसे मारने जाती है कि उसके हाथ में अपनी फोटो देखकर रुक जाती है। मंजू मुझे माफ कर दो, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। मुझे सच में तुम्हें वक्त देना था। इतना भी खफा क्यों हो गई तुम मुझसे कि इस दुनिया से ही चली गई? लक्ष्य तो आज भी मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा कि मुझे भुला दिया उसने। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मंजू मेरे यहीं आसपास है। तभी मंजू उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, लक्ष्य मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें ज्यादा ही कह दिया, तुम्हें परेशान किया, तुम्हें समझ नहीं पाई। मंजू मंजू तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुमसे प्यार इतना करते थे कि मरने के बाद भी दूर नहीं रह पाए, लेकिन इस बीच तुमसे नफरत करके मैंने तुम्हें जॉब से निकलवा दिया। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं मंजू, यही मेरी सजा है। पर अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी लक्ष्य तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी ब्रेकअप स्टोरी को फिर से लव स्टोरी में बदलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ मंजू जरूर, अब से मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। ये कहते ही दोनों एक दूसरे के साथ पहले की तरह समय व्यतीत करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन रोते हुए मंजू कहती है, लक्ष्य आज तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। मेरी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब मेरा जाने का समय आ गया है। नहीं मंजू, मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्य दूर हो रही हूँ, लेकिन रहूंगी तुम्हारे पास ही। जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, बाय। ये कहकर मंजू गायब हो जाती है। लोगों का मानना है कि जब जब लक्ष्य मंजू को याद करता था वह उसके पास हमेशा आया करती थी। हॉस्पिटल में चुड़ैल का खेल। इस आदमी का पूरा परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। डॉक्टर अब क्या करें? जैसा हमेशा करती हो वैसा ही करना है। और देखो, काम बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। तभी नर्स उस आदमी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ बहुत गर्म माहौल बन जाता है और सभी डॉक्टर और नर्स उस आदमी का इलाज करने लगते हैं। ये सब बाहर से उस आदमी का परिवार देख रहा होता है। तभी एक नर्स और उस आदमी के परिवार से कहती है, देखिए आपके पेशेंट की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ये पेपर है, इन्हें साइन कर दीजिए। इलाज के दौरान अगर पेशेंट को कुछ होता है तो इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। नर्स की ये बात सुनकर उस आदमी का परिवार बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर मशीनों के द्वारा उस आदमी का इलाज कर रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर नर्स से कहता है, समय आ गया है, जल्दी से इंजेक्शन बनाओ, हमें इसे तुरंत इंजेक्शन लगाना होगा। नर्स इंजेक्शन बनाने जाती है और जैसे ही वो इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर को पकड़ाती है, वैसे ही वहां पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पहुंच जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या लगा
कि तुम जो चाहोगे वही करोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां रखे डॉक्टर्स के औजार उठाती है और डॉक्टर और नर्स दोनों को बेरहमी से मारने लगती है। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुमने जो दूसरों के साथ किया है आज वो तुम्हारे साथ होगा। तुम लोग नहीं बचोगे। इतना कहकर चुड़ैल कभी किसी डॉक्टर का हाथ काट देती, तो कभी किसी की गर्दन, तो कभी किसी के सिर से उसका भेजा निकाल कर रख देती। ऐसा ही अंजाम होगा तुम्हारा। चुड़ैल के डर से कुछ डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल केवल डॉक्टर और नर्स को ही मारती है और बाकी लोगों को छोड़ देती है, जिसके बाद बचे हुए डॉक्टर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, ये चुड़ैल का तमाशा और कब तक लगा रहेगा? चुड़ैल यहाँ पर आती है और हम डॉक्टर्स के साथ मौत का खेल खेलने लगती है। बहुत हुआ, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मैं हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। ये सब तुम लोगों की ही करनी है। तुम लोगों की ही गलती का नतीजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं करते तो वो चुड़ैल कभी भी हम लोगों के पीछे नहीं पड़ती। अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? अगर मुंह खोलने की कोशिश भी की तो चुड़ैल से पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। सभी डॉक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के कहर से गांव के लोग अपने पेशेंट को उठाकर शहर ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल से कई सारे पेशेंट चले जाते हैं, क्योंकि रात होते ही चुड़ैल हॉस्पिटल में आती है और मौत का खेल खेलने लगी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं चुन चुन कर लूंगी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। छोड़ दो मुझे, चुड़ैल छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या कहा? छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो तेरा बेजा फ्राई करना है मुझको। इतना कहकर चुड़ैल उस डॉक्टर को मार देती है, जिसके बाद फिर से वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में डॉक्टर की लाश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब मैं नहीं रह सकती इस हॉस्पिटल के अंदर। बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तो यहाँ से जाने में ही फायदा है। हाँ, सही कह रहे हो। क्या पता अगला नंबर हमारा हो। तभी वहां पर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में एक आदमी आता है, जिसकी पत्नी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। तभी उस आदमी की औरत डॉक्टर से कहती है, मेरे आदमी को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जितना पैसा चाहिए मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पति को बचा लो। उस औरत को रोता हुआ देखकर आजाद सबसे कहता है, जाने से पहले हमें इसका इलाज करना चाहिए। ये कहकर आजाद उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जिसके बाद आजाद की बात सुनकर सभी डॉक्टर्स उसकी बात मान लेते हैं और पेशेंट को आईसीयू में लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद उस आदमी का इलाज होने लगता है। तभी अमन नर्स से कहता है, नर्स जल्दी से इंजेक्शन बना लो, यही सही वक्त है इंजेक्शन लगाने का। नर्स तुरंत इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर अमन को पकड़ा देती है। जैसे ही अमन उस आदमी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, चुड़ैल वहां पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं मानोगे। आज तो मैं तुम लोगों का खेल खत्म करके ही रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और किसी का हाथ काटती तो किसी का गला, तो कभी किसी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती। तभी अचानक से आईसीयू का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक औरत, जो कि उस आदमी की पत्नी थी, वो चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ, इस मौत के खेल को रोक दो। ये आदमी जिंदा है। हमने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ये खेल रचाया था। आखिर कौन हो तुम, और सिर्फ इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ही क्यों मारती हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूछने वाली तू कौन होती है? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चली जा, वरना तुझे भी इनके साथ मार दूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही औरत अपनी एक रुद्राक्ष की माला निकालती है और चुड़ैल के गले में डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसे मेरे गले से निकाल दो, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही वो औरत उसके गले से रुद्राक्ष की माला निकालती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर होते हैं, जो हमें एक नई जिंदगी देते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर बहुत लालची हैं, जिन्हें अपने पेशेंट की जरा भी परवाह नहीं है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ समय पहले की बात है। मुझे एक मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी हुई थी।
दवाई गोलियों से मैं ठीक हो सकती थी, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देने पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद मेरे माता पिता मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आए। मुझे देखते ही ये लोग मुझे आईसीयू में लेकर चले गए। तभी मैंने कुछ डॉक्टरों को बात करते हुए सुना। अरे, इस लड़की का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके शरीर के अंगों को बेचेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, सही कहा, इसके अंग तो ऊंचे दामों में बिकेंगे। अरे तो देर किस बात की है, जाओ फटाफट इंजेक्शन बना लो और इसके माता पिता को कह दो कि अब ये बच नहीं पाएगी। डॉक्टरों के कहने पर नर्स जहर का इंजेक्शन बनाने चली गई और जैसे ही नर्स जहर का इंजेक्शन बनाकर लेकर आई, एक डॉक्टर ने उसे मेरे शरीर में डाल दिया। देखते ही देखते मैं मर गई, जिसके बाद इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरे शरीर के अंगों को निकालकर बेच दिया। ऐसा इन्होंने हर एक पेशेंट के साथ किया जो इस हॉस्पिटल में आया करता था। इस हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद कोई भी पेशेंट जिंदा नहीं जाया करता था। मेरे माता पिता का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं नौकरी करके उनका ख्याल रखा करती थी। मेरे मरने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैं इस हॉस्पिटल के बुरे डॉक्टर और नर्स को मार रही हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो फिर किसी दूसरे के साथ ना हो। चुड़ैल की ये बात सुनते ही वो औरत रोने लग गई और रोते हुए चुड़ैल से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ ताकि इस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर आ जाएं जो अपने काम के प्रति बहुत लॉयल होंगे। इस हॉस्पिटल को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, फिर कभी ऐसा इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ। जिस दिन इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे और इन दरिंदों को सजा मिल जाएगी, उस दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद औरत हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देती है, उन्हें गिरफ्तार करवा देती है और उनका लाइसेंस रद्द करवा देती है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर्स आते हैं जो अच्छे से लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गांव के एक घर के रसोई घर में 5 चुड़ैल कामकाज में एक दूजे का हाथ बटा रही थी। कोई चौका बर्तन करने में जुटी थी, तो कोई तरकारी काट रही थी, तो कोई खाना पका रही थी। वहीं 2 चुड़ैल बिखरे हुए घर के सामान को बटोर रही थी। खटर पटर की आवाज सुनकर 60 साल की अंधी गोमती रसोई घर की ओर बढ़ने लगती है। शायद सासू माँ रसोई घर में आ रही हैं। हम चुड़ैलों को छिपना होगा, वरना वो भाग जाएंगी। 5 चुड़ैल रसोई घर के छत से चिपक जाती हैं। तभी अंधी गोमती रसोई घर में आकर टटोलते हुए कहती है, अरे ये चूल्हा एकदम चमका हुआ कैसे है? जहाँ तक मुझे याद है, हड़बड़ाहट में सब कुछ रात को ही बिखरा हुआ था। जरूर गांव का कोई जन कामकाज कर गया है। अभी गोमती ऐसा बोल ही रही थी कि एकाएक कमला भीतर आती है। अरे कैसी हो गोमती बहन? तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी तो सोचा हाल चाल पूछती चलूं। ठीक ठाक हूँ। जरा बता तो मुझे कि आखिर गांव गढ़ का कौन जन मेरे घर का बर्तन चौका कर रहा है? ये सुनकर कमला ठहाके मारकर कहती है, तफरीबाजी तो कोई तुमसे सीखे। अरे जिसके घर में पहले ही 5-5 बहुएं हैं, उसका घर चकमक की तरह तो रहेगा ना। ऐसा कहते हुए कमला की नजर रसोई घर के छत पर पड़ती है और वो चीखती हुई कहती है, क्या हुआ कमला? तू चीख क्यों रही है? कुछ नहीं गोमती, मैं चलती हूँ। जय राम जी की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए कमला दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि 5 चुड़ैल बहुओं ने उसे घेर लिया। उसका भी गर्दन कट जावे जो हम चुड़ैल का भेद बतावे। अरे रे, ये 5 चुड़ैल तो मेरे सामने खड़ी हो गई। अब क्या करूं? राम 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 राम। मरा 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 मरा। ये चुड़ैल तो राम राग गाने लगी। अरे भूतनियों, कुछ तो भूतानियत रखो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, जाओ,
अगर गलती से भी तुमने जुबान खोली तो नाम गुम जाएगा। कमला जान बचाकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते सवेरे का सूरज सांझ की बेला बीतने के साथ डूब जाता है और उस रात जब चुड़ैलों की सास आंखें मूंद बिछौने पर सो रही थी, तभी पांचों चुड़ैल उसके कमरे में आती हैं। देखो बहनों, सासू माँ सो गई हैं। चलो उनके पाँव दबा देते हैं। हाँ चलो। पांचों चुड़ैल अपनी अंधी सास के हाथ पांव दबाने लगती है। तभी गोमती नींद से जागकर कहती है, मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैं जो साया महसूस कर रही थी वो मुझ अंधी का वहम नहीं था। तुम पांचों मेरी बहू हो ना। एकाएक घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर शोर से खड़कने लगते हैं। तेज आंधी तूफान घर के माहौल को भयानक आकृति का आयाम देने लगती है, जिसे भांपकर गोमती का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है और पांचों चुड़ैल बहुएं बोलती हैं, हाँ माँ जी, हम पांचों चुड़ैल बहुएं ही इतने दिन से सब संभाल रही थी। आपके आंखों की रोशनी छीन जाने के कारण हम पांचों अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो सकी। इसीलिए नीति ने हम पांचों को इस दुनिया से मुक्त होने पर पाबंदी लगाई, ताकि हम चुड़ैल बहुएं अपनी अंधी सास की लाठी बनकर रहें। ये सुनकर गोमती का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम पांचों पर दुखों का पहाड़ तोड़ा, बावजूद इसके तुम चुड़ैल होकर स्वार्थी न बनकर अपनी सास की सारथी बनी हो। ऐसा बोलते हुए गोमती बीते दिनों में खो जाती है, जब वो 5 बहू की सास बनी थी। अरे मेरी पांचों बहुओं, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव लगाकर भीतर पधारो। जी सासू माँ। अभी गोमती उनका स्वागत ही कर रही थी कि कमला बीच में कहती है, अरे गोमती, इतना भी स्वागत सत्कार न कर अपनी बहुओं का। अरे बहू बेटी उड़ते परिंदे की तरह होती है, तनिक ढील मिलते ही पिंजरा तोड़कर आसमान की उड़ान भरने लगेगी। कमला की बातें गोमती के मन में कहीं न कहीं जगह बना लेती है। गोमती जैसे तैसे बात को टाल देती है। अगली सुबह, अरे सूरज की किरण फूट पड़ी है और ये पांचों की पांचों महारानी मजे से पलंग तोड़ रही है। सही कहा था कमला ने, इनकी लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर गोमती जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, परिणीति, रूपल, शिल्पा, छवि, रमीला, अरे कहाँ मर गई पांचों। गोमती की गुस्सैल आवाज सुनकर सभी बहुएं झटपट से नींद से जागकर उसके सामने हाजिर होती हैं। जी सासू माँ, आपने पुकारा? मुझे तो लगा था पांचों निपट गई। अरे आज तुम पांचों का ससुराल में पहला दिन है और आज ही इतनी देर से उठ रही हो। माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। अरे नई नवेली बहू सवेरे के 4 बजे उठती है। अब बिना वक्त गवाए जल्दी से पांचों अपने काम पर जुट जाओ। गोमती की कड़वी बातें सुनकर बेचारी बहुएं फेटा बांधकर कामकाज में भिड़ जाती है। हर दिन के साथ सास का सताव बहुओं पर बढ़ चढ़कर होने लगा था। अरे मेरी कामचोर बहू, कहाँ मर रही हो पांचों की पांचों? जी कहिए माँ जी। जब देखो फुहरपना किए रहती हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पांचों से बड़ी बेढंगी बहू मैंने आज तक कभी नहीं देखी। माँ जी, हम पांचों ने अपने हिस्से का सारा काम कब का खत्म कर दिया है। वो तो देख रही हूँ, फर्श पर बैठी गंदगी चीख चीख कर तुम्हारे काम चोरी को बयान कर रही है। माँ जी, हम चाहे जितना अच्छा कर ले, आप हम बहुओं के किए में खामी निकालना कभी नहीं भूलती। सच सुनकर गोमती गुस्से से बिलबिलाती हुई परिणीति के बाल पकड़कर कहती है, बदजात कलमुही, अपनी सास से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। माँ जी, हम चारों परिणीति की गलती के लिए माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये देखकर गोमती चारों बहुओं को दूर धकेलते हुए कहती है, बहुत याराना लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के बीच इतना भाईचारा है। आज पांचों को तबीयत से सूतूंगी। गोमती पांचों बहू को दरिंदों की तरह मारती है। सास की आक्रामक जातियों से तंग आकर आखिरकार 5 बहुएं पटरी पर आकर कहती हैं,
अगर ससुराल शासन का गढ़ है तो हम बहू आज उससे मुक्त हो रही हैं। शायद हमारी मौत के बाद सासू माँ को हमारी कदर होगी। इस तरह पांचों बहुएं पटरियों के बीचों बीच आकर अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ गोमती मन ही मन बहुत खुश होकर कहती है, अच्छा इन बेढंगी बहुओं से बला टली। जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनका दूजा ब्याह रचा दूंगी। गोमती की जिंदगी मजे में कट रही थी, मगर एक रोज बाजार जाते वक्त वो एक गाड़ी से दुर्घटना में बहुत घायल हो जाती है। जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मैंने जो मेरी बहू के संग किया है उसी बुरे कर्मों की कटनी है जो आज मैं अंधी हो गई हूँ। काश कि मुझ बुढ़िया के बस में होता, मैं पहले का वक्त लौटा ले आती। माँ जी, गुजरा हुआ वक्त नहीं लौट सकता, मगर शायद हम आपकी आंखें लौटा दे। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने आंखों की पुतलियों की रोशनी गोमती की आंखों में भर देती है, जिस कारण गोमती पहले की तरह देखने लगती है। मगर चुड़ैल बहुओं की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। मेरी बहू, तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे क्यों दी? ताकि माँ जी आप अपनी बहू के नजरिए से दुनिया देखे। इसी के जरिए शायद हम चुड़ैल बहू अपने सास के दिल में जिंदा रहे। अब हमें जाना होगा। इसी के साथ पांचों चुड़ैल बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं। आज भी गोमती की निगाह अपनी चुड़ैल बहुओं की बाट जोह रही है कि शायद वो एक बार फिर दिख जाए। एक लड़की शादी के साथ आंखों के सैकड़ों सपने संजोए ससुराल आती है, मगर जब वही ससुराल बहुओं के लिए बंधक बन जाए तो वो खुद के जीवन को मौत को सौंप देती है। भूत और चुड़ैल की सोने की ट्रेन। नंदा गांव के पास के स्टेशन से एक तेज रफ्तार में सोने की ट्रेन आ रही थी, जिसमें काफी सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, बहुत डर लग रहा है माँ जी, मुझे लगता है अब हम सब बचेंगे नहीं, खलासी हो जाएंगे। हे भगवान, ये ट्रेन अचानक से ऐसे कैसे चल रही है? अरे खोलो दरवाजे को, अरे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, इसकी भैंस की आंख, अरे खुल जा। तभी उनके सामने भूत और चुड़ैल आकर कहती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से बचकर बाहर जाना नामुमकिन है। और शुक्र मनाओ कि तुम एक सोने की ट्रेन में घूम रहे हो। तुम जानते हो तुम सब लोगों का अब क्या होने वाला है, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ से ऐसी जगह पहुँच जाओगे कि वापस आने का मन भी नहीं करेगा। अरे भगवान से डरो, अरे जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारी जॉब ही यही है। चुड़ैल जी, आप तो लेडीज है ना, हमारी भावनाओं को समझिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अबे हट, है कौन तू? ए मैं नहीं तो कौन बे? हाँ बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना मैं भूतनी चुड़ैल नहीं है, ओके, पर लड़ना की क्षमता बहुत है। ए असल देख कर यहाँ रैपिंग करने की मत सोच, बहुत भसड़ है यहाँ, तू टिकेगी नहीं। मैं भी एक जमाने में गाना गाती थी। अरे तुम लोग कन्वर्सेशन बंद करो और चुड़ैल साहिबा, लोगों को डराने में ज्यादा ध्यान दो। हाँ जी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल ट्रेन में हाहाकार मचाते हुए सभी लोगों को उनकी सीट में बांध देती है। आखिर यह भूत और चुड़ैल कौन थे जो सोने की ट्रेन में ले जा रहे थे? आखिर सोने की ट्रेन का क्या रहस्य था? पूरी बात जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। नंदा गांव से 1 मील दूर शर्मिला और पवन पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की नौकरी एक बहुत बड़े महल में चपरासी और नौकरानी का काम करने के लिए लगी थी, जिसके लिए उन्हें लोकल ट्रेन से रोज अप डाउन करना पड़ता था। ऐसे ही आज भी वो लेट हो रहे थे। तभी टिफिन पैक करते हुए शर्मिला कहती है, अजी ये लीजिए, आपका खाना बन गया है, पकड़ लीजिए, मैं घर में ताला लगा देती हूँ, आप आगे आगे चलिए। ठीक है, जल्दी करना, कहीं स्टेशन पर हमारी ट्रेन न छूट जाए। तभी दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। इतनी दूर से चलकर भी आधे घंटे में ट्रेन आने से पहले पहुंच गए। सही बोले तुम, लेट होते हैं तो अगली ट्रेन से जाने पर मालकिन बहुत डांटती है। अरे भैया ट्रेन आ गई, जल्दी से चले जाना अपना सामान लेकर। देखो देखो पवन जी,
वह कितनी फिराक में है। जल्दी से ट्रेन पर लपकने के लिए हम भी चले, वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। सीट छोड़ो, सही से खड़े होने की जगह भी मिल जाए तो बहुत है। अभी 2 स्टेशन पार करते करते ट्रेन गंदे तरीके से भर जाएगी, जैसे चूहे बिल्ली भर कर ले जा रहे हो। अजी वो तो है ही। तभी मुकुंद स्टेशन पर लोकल ट्रेन आ जाती है, जिसमें सुबह के सभी आने जाने वाले यात्री भगदड़ स्वरूप चढ़ जाते हैं। कोई कहीं भी चला जाता है तो किसी का हाथ कहीं भी लग जाता है, तो कोई किसी के पांव को रौंद कर आगे बढ़ जाता है, कोई खिड़की वाली सीट के लिए लड़ झगड़ कर बैठ जाता है। शर्मिला और पवन भी जैसे तैसे सीट पर आकर बैठ जाते हैं, और जब ट्रेन अच्छे से भर जाती है तो वह चलने लगती है। धधक 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 धधक। कुछ देर बाद दोनों अपने काम करने की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां शर्मिला बर्तन साफ कर रही होती है और पवन पौधों में पानी दे रहा होता है। तभी मालकिन रमा कहती हैं, अरे पवन जी, मेरे पति को ऑफिस जाना है, आप जरा इन्हें ड्रॉप करके आ जाइए। जी मालकिन। शर्मिला, वो मेरे अलमारी के कपड़ों को सही से जचा दो। जी मालकिन, आई। ये कहकर शर्मिला काम में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन भी दोनों भागते हुए मुकुंद स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपनी रोजमर्रा की तरह लोकल ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। फिर ट्रेन आने पर उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन रोज से ज्यादा आज उसमें काफी तादाद में भीड़ थी। धक्का मुक्की इतनी होती है कि शर्मिला के नाक से खून बहने लगता है और पवन के पेट में लग जाती है। दूसरे स्टेशन तक भीड़ और बढ़ जाती है, जिसकी धक्का मुक्की में दोनों जमीन पर गिरते हैं और कुछ लोग रौंद कर चले जाते हैं, जिसमें आधे लोग मर जाते हैं। उन आधे लोगों में से पवन और शर्मिला भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, इन भगदड़ वाले लोगों ने तो आतंक मचा रखा है, और सरकार को भी शर्म नहीं है कि भरी हुई ट्रेन में और यात्रियों को भर दिया है। इन लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, इसका बदला तो लेना ही होगा। पवन जी, अधिकतर भूत चुड़ैल मरने के बाद बदला लेते हैं, लेकिन हम सुधार करेंगे। हमारे साथ बाकी लोग भी मरे पाए हैं, ऐसा ना हो इसलिए हम एक अलग ट्रेन बनाएंगे, जिसमें आकर हर इंसान खुश हो जाएगा। कोई भीड़ नहीं होगी, सब उस खिड़की से सुंदर नज़ारे को महसूस करेंगे। अरे वाह शर्मिला, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम दोनों मिलकर ऐसा ही करेंगे। इस ट्रेन को एक सोने की ट्रेन में बना देंगे, जिसे देखकर काफी लोग यहाँ आ जाएंगे, और अंदर की सीटें भी लग्जरी होंगी। खाना अच्छा होगा और नज़ारे तो ऐसे दिखाएंगे कि पूछो मत। सरकार भी ऐसी ट्रेन बनाने में फेल हो जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसा कहकर दोनों एक खराब ट्रेन को अपने जादू से चलती फिरती सोने की लग्जरी ट्रेन बना देते हैं, जिसमें खाने पीने की सुविधा थी और एसी भी था। तभी भूतिया पति पत्नी ट्रेन चलाकर मुकुंद स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां सोने की ट्रेन को देखकर सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या डिंचिक ट्रेन है, अंदर से तो एकदम मक्खन है, मक्खन। और ऐसा भी है, लगता है सरकार पर ज्यादा ही पैसा आ गया। माँ जी, जरा ये देखना कितनी अच्छी ट्रेन है, और इसके तो टिकट भी नहीं है, फ्री की ट्रेन है। सही बोली बहू, पूरे देश की ऐसी ट्रेन हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी ट्रेन के दरवाजे खिड़की अचानक से बंद हो जाते हैं और ट्रेन फास्ट स्पीड में चलने लगती है। बैठे हुए यात्री डरकर कहते हैं, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, दरवाजे खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी इसे भी दरवाजा टूटता नहीं है। तभी भूतिया पति पत्नी उनके सामने आकर कहते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? हम अभी बताते हैं। अपने जादू से चुड़ैल और भूत सभी लोगों को उनकी सीट पर बिठा देते हैं, जहाँ उन सबकी सीट के सामने उड़ता हुआ बढ़िया स्वादिष्ट खाना उड़ते हुए आता है। और चुड़ैल कहती है, हम तुम लोगों को डराना नहीं चाहते थे, बस हम परेशान करने वाले भूत चुड़ैल नहीं हैं। आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने खाना भिजवाया है, और आपको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। बिल्कुल, ये सोने की ट्रेन ऐसी है कि आप में से किसी का भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये देखिए। तभी भूत और चुड़ैल सोने की ट्रेन को उड़ाते हुए समुद्र का दृश्य दिखाते हैं, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर कराते हैं, फिर चांद और तारों से भरे अंतरिक्ष की सैर कराते हैं, जिसे देखकर कबीर कहता है, अरे वाह, इतना सुंदर अद्भुत नजारा है। ये सब देखने के लिए तो हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें ट्रेन से सब कुछ दिखा दिया, और खाना तो एकदम बेस्ट है। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना माँ जी? ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखो।
भूत के ये कहते ही सभी लोग खिड़की से फिर से बाहर देखते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलते हैं चीन की दीवार, माचू पिच्चू, ताजमहल, कॉलेजियम आदि। ये देखकर यात्री खुश होकर कहते हैं, आप लोगों से खामखा डर रहे थे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे चुड़ैल और भूत हैं। आपके जैसा और भी लोग सोचे, ये सरकार ही सोचती तो अच्छा होता। मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों? आपको क्या मिला हमें ये सब नज़ारे दिखाकर? पेट बढ़के की ट्रेन में काफी लोगों के आने से दबकर हमारी मौत हो गई। ऐसा किसी और के साथ ना हो और ट्रेन के मजे ले पाए, इसलिए हमने सोने की एसी ट्रेन बनाई। अरे वाह, सच में आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह भूत और चुड़ैल उन्हें और भी सैर कराते हैं। फिर उन्हें वापस स्टेशन छोड़ने के बाद वो और भी लोगों को सोने की ट्रेन की सैर कराते हैं, जिसके बाद सभी आम लोग उस सोने की ट्रेन में मजा करते हैं और किसी सरकारी अधिकारी को पता भी नहीं चलता।